Audio Jungle. हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिटनेस इन्फेक्शन के बारे में। ये क्या होता है और इससे हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आता है। इस वीडियो में हम सब एस्पेक्ट पे बात करेंगे। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसके अंदर मैंने इसका मैनेजमेंट भी डिस्कस किया है। सबसे पहले टिटनेस क्या होता है। टिटनेस एक सीरियस बीमारी है जो कि बैक्टीरिया टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर होती है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे वूंड यानी चोट के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाता है। उसके बाद ये हमारे नर्वस सिस्टम में जाकर हमारी उन नर्व्स को हाईजैक कर लेता है जो कि हमारे मसल्स तक जाते हैं, जिस वजह से हमारी मसल्स जो है वो स्पाज्म में चली जाती है या फिर जो हमारी मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती हैं। और ये ज़्यादातर जॉ मसल्स और नेक मसल्स में देखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये बॉडी की किसी और मसल्स में नहीं हो सकता, बट ये जॉ मसल्स और नेक मसल्स में ज़्यादा कॉमन है, जिस वजह से हम इसे लॉक जॉ भी बोल सकते हैं और जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी बन सकती है अगर इसे टाइम से मैनेज ना किया जाए तो। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि एक इंसान को चोट लगती है और उसके बाद उस चोट के अंदर ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन एंटर करता है। ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन इसी तरीके का होता है जिस तरीके का आपको इस इमेज में दिख रहा है। इसके एंटर करने के बाद ये बॉडी के नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, जो कि जो नर्व्स हमारी मसल्स को सप्लाई करती है। इस वजह से जो हमारी मसल्स या फिर मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती है, स्पाज्म में चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ टिटनेस इन्फेक्शन के। सबसे पहले जो साइन एंड सिम्टम्स है वो कभी भी अपीयर हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आज चोट लगी है तो आज से कुछ दिनों तक या फिर कुछ महीनों में आपको कभी भी इसका असर दिखने लग सकता है। उसके बाद एवरेज ये देखा गया है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन है। यानी अगर आपको आज चोट लगती है और आपने अगर टिटनेस का वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो चांसेस है आपको आगे आने वाले सिम्टम 7 या 10 दिन में दिखने शुरू हो जाए। तो इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो स्पाज्म एंड स्टिफनेस इन जॉ मसल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, टिटनेस इन्फेक्शन को हम लॉक जॉ भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमारी जॉ मसल्स है वो अकड़ जाती है, स्पाज्म या स्टिफनेस हो जाती है उसके अंदर। साथ ही इसके अंदर नेक मसल्स की स्टिफनेस हो सकती है। अब अगर नेक मसल की स्टिफनेस होगी तो हमें खाना खाने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हम स्वेलो करने में दिक्कत आएगी जॉ मसल्स की स्टिफनेस की वजह से, इसलिए डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। उसके साथ साथ बाकी सारी बॉडी की मसल्स भी स्टिफनेस या फिर अकड़ जाती हैं। इस पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं कि एक पेशेंट को मसल स्पाज्म है, उसकी मसल्स अकड़ गई हैं और उसके अंदर बहुत पेन होता है। ये एक नेक्स्ट पिक्चर है जिसके अंदर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग शो हो रही है। टिटनेस इन्फेक्शन की वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग बहुत कॉमन है क्योंकि हमारी चेस्ट की मसल्स जो है वो सिस्टम या फिर स्पाज्म में चली जाती है। इसके कुछ बाकी साइन एंड सिम्टम्स हैं कि फीवर हो सकता है पेशेंट को इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है, मसल स्पाज्म में जा सकती है, लॉक जॉ तो मैंने आपको बता ही दी है। साथ ही साथ एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है और डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग भी। फीवर इसकी वजह से होता है, बहुत कॉमनली ये देखा गया है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है तो हमें फीवर एक सिम्टम की तरह दिखता है। इसके अंदर स्वेटिंग हमें बहुत प्रोमिनेंट दिखती है क्योंकि हमारी जो मसल्स है वो कंप्लीट स्पाज्म में चली जाती है और कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन उसमें होती रहती है। अब बात करते हैं कि टिटनेस इन्फेक्शन की वजह से बीपी क्यों बढ़ा रहता है। तो हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो भी एक तरीके से इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती हैं और वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती हैं, जिस वजह से हार्ट नॉर्मल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा आता है। इसके अंदर हम रैपिड हार्ट रेट भी देखते हैं क्योंकि इसके अंदर हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इरेगुलर रहता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ टिटनेस इन्फेक्शन के बारे में कि टिटनेस इन्फेक्शन क्यों होता है।
सबसे पहले टिटनेस इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो अब हम बात करते हैं ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई। ये क्या करता है, ये स्पोर्स बनाता है। ये स्पोर्स जो है वो हर जगह फैले होते हैं, जैसे कि सॉइल, डस्ट, रोड पे, एनिमल के फीसेस में। तो क्या होता है कि जब भी कोई इंसान यूजुअली गिरता है, उसे चोट लगती है और उसका जो वुंड यानी चोट है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है सॉइल से, डस्ट से, या फिर रोड के ऊपर उसके कंटेमिनेटेड पार्टिकल से। तो जो स्पोर्स इन सब चीज़ों में फैले होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इसी चोट के थ्रू एंटर करते हैं, और उसके बाद वो हमारे फ्लैश के अंदर जाते 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 ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब अगर उन्हें एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद वो टिटनोस्पाज्मिन जैसे नाम के टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रिलीज करने शुरू करते हैं। ये टॉक्सिन्स जो है हमारी मोटर न्यूरॉन्स, यानी ऐसे न्यूरॉन्स जो हमारी मसल्स को कंट्रोल करते हैं, उसे एक तरीके से हाईजैक कर लेते हैं, जिस वजह से ये टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर मसल स्टिफनेस एंड मसल स्पाज्म करते हैं। इस पिक्चर में आप जैसे क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक इंसान को ग्रासलैंड में चोट लगती है और उसके वूंड के अंदर टिटनेस का जो ये बैसिलाई है वो एंटर हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ टिटनेस इन्फेक्शन के बारे में। सबसे पहले आपका आता है गनशॉट इंजरीज। नेक्स्ट आता है ब्रोकन बोन, सिंपल एंड कंपाउंड फ्रैक्चर्स। ये देखा गया है कि कंपाउंड फ्रैक्चर्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है टिटनेस इन्फेक्शन होना, क्योंकि इसके अंदर सराउंडिंग से कांटेक्ट ज़्यादा रहता है और जो वुंड है वो ओपन होता है। इसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो स्टिफ होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिसलॉज कर देती है कोई हमारे जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट है, और उसको वहीं पे ब्लॉक कर देती हैं, जिस वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चेस्ट मसल्स के अंदर भी स्पाज्म या स्टिफनेस कॉमन है टिटनेस इन्फेक्शन की वजह से, जिस वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है एंड अल्टीमेटली विच लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। निमोनिया भी देखा गया है बहुत कॉमनली इसकी वजह से, क्योंकि हमारी जो लंग्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, और इसी वजह से निमोनिया होने के भी चांसेस होते हैं। ये देखा गया है कि निमोनिया भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को एड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम टिटनेस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू इसे मैनेज करना। अगर आपको इसे प्रिवेंट करना है तो आपको सिर्फ वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक डी टैप नाम की वैक्सीनेशन आती है, जो कि डिप्थेरिया टॉक्सिन्स और टिटनेस टॉक्साइड्स और पर्ट्यूसिस के लिए बनी है। ये वैक्सीनेशन बच्चों से लेकर बड़ों तक को लगाई जाती है, ताकि हम टिटनेस इन्फेक्शन से बचे रहें। टिटनेस वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों को इसलिए लगाई जाती है ताकि वो 3 टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचे रहें, जिसके अंदर डिप्थेरिया आता है जो कि थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, साथ में टिटनेस टॉक्सॉइड्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद एसेलुलर पर्ट्यूसिस जो कि वूफिंग कफ प्रोड्यूस करता है और एक बहुत ही कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब जो ये डी टैप की वैक्सीनेशन है ये 5 शॉट में दी जाती है। सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है सेकेंड मंथ पे, उसके बाद ये 4th मंथ पे दी जाती है, फिर ये 6th मंथ पे दी जाती है, उसके बाद इस वैक्सीनेशन को 15 से 18th मंथ पे दिया जाता है, और उसके बाद कॉन्टीन्यूस फॉर्म में इसे 4 से लेकर 6 ईयर्स के बीच में कभी भी दिया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डी टैप वैक्सीनेशन या तो आर्म्स में दी जाती है या तो थाइस में दी जाती है। कॉमनली देखा गया है कि ये आर्म में ही दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन हमें बचपन में दी जाती है तो फिर हम क्यों चोट लगने के बाद इसका एक बूस्टर डोज लगवाते हैं। तो बूस्टर डोज इस वैक्सीनेशन का ज़रूरी है। WHO ने साल 2001 के अंदर
ये बहुत क्लियरली कह दिया था कि जो लोग बूस्टर डोजेस नहीं लगवाते हैं उनके अंदर इसका स्लो प्रोग्रेशन देखा गया है विद टाइम, और साथ में ये डिजीज़ आगे जाके अनमैनेज्ड हो जाती है, इसलिए इसका बूस्टर डोज टाइम टू टाइम ज़रूरी है। मैंने आपको जैसे कि बता दिया था कि शेड्यूल क्या रहता है बच्चों के अंदर डी टैप का, 2 महीने, फिर 4 महीने का बच्चे को लगाया जाता है, फिर 6 महीने के बच्चे को लगाया जाता है, फिर 15 से 18 महीने के बच्चे को लगाया जाता है, और फिर उसके बाद 4 से 6 साल के एक एवरेज किंडर गार्डन बच्चे को भी ये लगाया जाता है। बड़ों के अंदर डी टैप का जो वो है वो टिटनेस टॉक्साइड्स के फॉर्म में लगाया जाता है, जो कि या तो अगर चोट ना लगे तो आपको हर 10 साल में लगवाना चाहिए, वरना चोट लगने के बाद आपको विद इन 48 आवर्स आपको इसका जो वैक्सीनेशन है उसको यूज़ कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को टिटनेस इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो उसे कैसे डायग्नोस करें। सबसे पहले जो आपका डॉक्टर है वो डायग्नोसिस किस बेस पे करता है, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पे करता है। वो आपकी मसल स्पाज्म और मसल स्टिफनेस को देखता है, वो आपकी मैनुअल मसल टेस्टिंग करता है, साथ ही साथ वो आपकी मेडिकल एंड इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री भी देखता है कि आपने बचपन में आपको इम्यूनाइजेशन के टीका जिसे हम कहते हैं वो कितनी बार लगा है और कितनी ड्यूरेशन पे लगा है, साथ ही आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, और वो बाकी सारे सिम्टम्स को कोरिलेट करता है कि आपको पेन, स्टिफनेस, स्पाज्म कितना है, कहाँ है, कब से है, और उसके बाद एक डायग्नोसिस पे आता है। ये देखा गया है कि इसके अंदर लेबोरेटरिकल टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट, ब्लड कल्चर कुछ हद तक अनसक्सेसफुल रहे हैं बताने में कि आपको टिटनेस इन्फेक्शन है। इसके सिम्टम्स ही इसका असली डायग्नोसिस है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टिटनेस इन्फेक्शन कि अगर किसी को टिटनेस इन्फेक्शन है तो उसका मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले इसका कोई भी क्योर नहीं है। अगर आपको टिटनेस इन्फेक्शन हो चुका है तो आपका सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ है, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर यही मैनेजमेंट है कि अगर आपको चोट लगती है तो उसी वक्त आप अपने वूंड को क्लीन कर लें, ताकि आप प्रिवेंट कर सकें कि टिटनेस स्पोर्स आपकी फ्लैश के अंदर ग्रो ना कर पाए। इसके अंदर आपकी सारी की सारी डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है, डेड टिश्यू को रिमूव करना है, उसके बाद बैंडेज करना है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक इंसान को अगर चोट लगती है तो डॉक्टर उसे पहले क्लीन करता है उस वूंड को, और उसके बाद उसको कवर कर देता है, बैंडेज कर देता है, ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल उस ओपन वूंड में एंटर ना कर सके। अगर आपको फिर भी ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिडेटिव्स लेने हैं जो कि आपके पेन को कम करेंगे। उसके बाद आपको एंटी टॉक्सिन्स लेने हैं, क्योंकि टिटनेस का जो टॉक्सॉइड्स होते हैं वो टिटेनोस्पोरिन होते हैं, और टिटेनोस्पाजिन जैसे नाम के सीरियस टॉक्सिन्स एंटी टॉक्सिन से ही ठीक हो पाते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया क्योंकि एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है तो एंटीबायोटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। ये टिटनेस एंटीटॉक्सिन है, कुछ एंटीबायोटिक्स, साथ में वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हमें वूंड या फिर ओपन वूंड आता है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर टिटेनोस्पाजिन एंटर करते हैं जो आगे जाके टिटनेस का इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को टिटनेस इन्फेक्शन बिल्कुल अच्छे ज़्यादा तरीके से हो जाए, यानी ये सीवियर फॉर्म में आ जाए, तो उस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर टिटनेस इन्फेक्शन सीवियर स्टेज पे पहुंच जाए तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी वजह से आर्टिफिशियल ब्रीदिंग यानी वेंटिलेटर ज़रूरी हो जाता है उन पेशेंट्स के लिए। साथ ही ये देखा गया है कि फिजियोथेरेपी, स्पेशली चेस्ट फिजियोथेरेपी, इन पेशेंट को सपोर्टिव केयर देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस इमेज में आपको वेंटिलेटर की एक पिक दिखाई जा रही है जिसके अंदर एक पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दी जा रही है, क्योंकि उसका जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है टिटनेस इन्फेक्शन की वजह से। ये चेस्ट फिजियोथेरेपी है। इसके थ्रू हम पोस्टरल ड्रेनेज पोजीशन से रख सकते हैं या फिर चेस्ट को हम क्लियर कर सकते हैं ताकि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना आए
और साथ ही साथ पेशेंट नॉर्मल स्टेज पे बना रहे। थैंक यू सो मच। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।